एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो NTA UGC नेट JRF RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर EMRS TGT PGT UP TGT PGT MP असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि NTA ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 6 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में, यानी कि 22 दिसंबर के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम किसी भी एक डेट में पड़ सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो इनके हम लोग पहले हालात ज़िंदगी को देखेंगे और इन्होंने कितनी गज़लें लिखी हैं उस पर हम लोग नज़रसानी करेंगे। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। हाँ, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इनको क्या कहा जाता है? हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है। और इनकी जो पैदाइश है वो 1797 ईस्वी और वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई है। और कहाँ पे हुई है? तो 1797 ईस्वी आगरा में इनकी पैदाइश हुई है, जहाँ पे मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है, वहीं पे मिर्ज़ा गालिब की भी हुई है और दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई है। अब आगे देखिएगा, गालिब का नाम है असदुल्ला खां और उर्फियत है मिर्ज़ा नौशाह। इब्तदन असद तखल्लुस करते थे, लेकिन जब ये सुना कि कोई और शायर भी असद तखल्लुस रखता है तो ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए उस वक्त से गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। गालिब 1212 हिजरी मुताबिक 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाकर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए। गालिब के वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग और उर्फियत है इनका मिर्ज़ा दूल्हा। अगला है, गालिब के दादा का नाम है फ़ोकान बेग, जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। गालिब का सिलसिला नज़्म अफरासियाब बादशाह तुरान तक पहुंचता है। गालिब 2 भाई थे, दूसरे भाई का नाम है मिर्ज़ा यूसुफ़ खां। और 1801 में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद का इंतकाल हो गया था। और वालिदा का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और गालिब के चचा का नाम है मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग। चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। देखिए, तो यहाँ पे गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, उर्फियत इनका मिर्ज़ा दूल्हा है और गालिब की जो उर्फियत है वो है मिर्ज़ा नौशाह। ठीक है, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट बना के रखिएगा, VVI है। उसके बाद देखिएगा, गालिब के 2 भाई थे, दूसरे भाई का नाम है मिर्ज़ा यूसुफ़ खां। उसके बाद है 1801 में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद का इंतकाल हुआ था। कैसे हुआ था? गोली लगने की वजह से। और इनके वालिदा का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम, इज़्ज़तुन्निसा। और गालिब के चचा का नाम है नसरुल्लाह बेग और चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। तो अगर पूछा जाए कि परवरिश किसने किया था तो चचा ने किया था। और 1806 में जब गालिब की इन उम्र 9 साल हुई तो चचा नसरुल्लाह बेग भी वफ़ात पा गए। इब्तदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की है। किससे? VVI है। ठीक है, तो इस पे स्टार लगाइएगा। उसके बाद अगला देखिएगा, फ़ारसी ज़ुबान की तालीम गालिब ने अब्दुस समद से हासिल की थी। किससे की थी? तो अब्दुस समद से हासिल की थी। इम्पोर्टेंट है। जो पारसी नसाद था और जिसका असल नाम हरमुज़ था। गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी उमराव बेगम से 7 रजब 1225 हिजरी मुताबिक 1810 में हुई थी। गालिब के 7 बच्चे पै दर पे हुए थे और 7 फौत हो गए। इसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबदीन खान आरिफ के 2 बच्चों, पहले हुसैन अली खां जो छोटा लड़का था उसे गोद लिया, फिर बड़े लड़के बाकर अली को गोद लिया। किसको लिए थे? देखिए, गालिब के 7 बच्चे हुए थे, लेकिन सभी जो हैं वो फौत हो गए थे। उसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे
کس کے؟ بیوی کے بھانجے، بھانجے کا مطلب بہن کے لڑکے، بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کے بچے کے 2 بچے، پہلے حسین علی کو لیا تھا جو چھوٹا تھا اور اسے گود لیا، پھر بڑے لڑکے یعنی کہ باقر علی کو گود لیا۔ اس کے بعد ہے غالب نے دہلی کا سفر 1812 میں کیا تھا اور تقریباً 50 برس دہلی میں قیام کیا۔ اس کے بعد ہے غالب پینشن کی بحالی کی غرض سے کلکتہ کے لیے 1826 میں روانہ ہوئے تھے اور فروری 1828 میں کلکتہ پہنچے۔ یہ بحوالہ مونوگراف صفحہ نمبر 15 پہ ہے۔ اور غالب پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے کلکتہ پہنچے۔ کہاں سے؟ پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے سے یہ ہو کر کلکتہ گئے تھے۔ غالب کے مطابق کلکتہ میں پورے 2 برس قیام کیا تھا۔ یادگار غالب صفحہ نمبر 81 از حال مطلب جسے حال ہی نے لکھا ہے اور ناشر اتر پردیش اردو اکیڈمی سے ہے، مطلب پبلش جو ہوئی تھی وہ اتر پردیش اردو اکیڈمی سے۔ اور کچھ لوگوں نے قیام میں کلکتہ 1 سال 9 مہینے بھی لکھا ہے۔ کتنا؟ 1 سال 9 مہینہ بھی لکھا ہے۔ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا۔ سب سے لمبا سفر جو تھا ان کا وہ کلکتہ ہی کا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی لمبا سفر نہیں کیا ہے۔ غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپور، لکھنؤ، بنارس میں بھی قیام کیا تھا اور اس زمانے میں لکھنؤ کے فرما روا نصیر الدین حیدر تھے اور نائب روشن الدولہ۔ پھر غالب نے لکھنؤ میں مارچ 1826 سے لے کر جون 1827 تک قریب 15.25 مہینے قیام کیا تھا۔ توقیعت غالب صفحہ نمبر 107۔ غالب کی ملاقات لکھنؤ میں میر انیس سے ہوئی تھی۔ غالب 2 مرتبہ رامپور گئے تھے، پہلی مرتبہ 19 جنوری 1860 میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ رامپور کتنی مرتبہ گئے تھے؟ 2 مرتبہ گئے تھے اور پہلی مرتبہ جو گئے تھے وہ 1860 میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر اور دوسری مرتبہ 1865 میں نواب یوسف خان کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے گئے تھے۔ مطلب رامپور کا سفر انہوں نے کتنی بار کیا تھا؟ 2 بار کیا تھا، ویری امپورٹنٹ ہے۔ پھر انگریزی حکومت سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے ماہانہ ملتے تھے اور نواب رامپور کی سرکار سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ اور غالب کو شطرنج اور جوا کھیلنے کے بھی عادی تھے۔ غالب قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے۔ پہلی مرتبہ 1841 میں 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دوسری بار 1847 میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا ہوئی۔ حالی کے مطابق من جملہ 6 مہینے میں سے 3 مہینے غالب نے قید میں گزارے اور غالب نے قید میں ایک فارسی ترکیب بند اپنے حسب حال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا، جس نظم میں کل 7 بند اور ہر بند میں 12 اشعار ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کرایہ پر لے کر کام چلاتے رہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا غالب نے 11 برس کی عمر میں 1808 سے 1807 اور 1808 میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا اور 1816 میں غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے۔ غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی۔ غالب نے فارسی شاعر بیدل کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی تھی اور غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی تھی۔ یہاں پہ روش ہوگا، ورش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اختیار کی تھی۔ اس کے بعد ایک شعر ہے طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ اس کے بعد ہے غالب نے مثنوی بعد مخالفت میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ غالب کے مخلص دوست مولوی فضل الحق تھے، جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا۔ غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز 1827 یا
1826 या 27 में किया था और गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सवाल आया हुआ है कि गालिब को उर्दू कलाम ज़्यादा पसंद है कि फ़ारसी कलाम है, तो इनका फ़ारसी कलाम जो था वो इनको ज़्यादा पसंद था उर्दू कलाम के मुकाबले। गालिब ने अपनी किताब महर नीमरोज़ में एक मौका पर बहादुर शाह की तरफ खिताब करके ये ज़ाहिर किया है कि शाहजहाँ के अहद में कलीम शायर सेम मुज़र में तौला किया गया था, मगर मैं सिर्फ़ इस कदर चाहता हूँ कि और कुछ नहीं तो मेरा कलाम ही एक दफ़ा कलाम के साथ तौल लिया जाए। ये कलीम आजिज़ के साथ ऐसा बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, गालिब ने अपनी किताब महर नीमरोज़ में एक मौका पर बहादुर शाह की तरफ खिताब करके ये ज़ाहिर किया है कि शाहजहाँ के अहद में कलीम शायर सीमो ज़र में तौला गया था, मगर मैं सिर्फ़ इस कदर चाहता हूँ कि और कुछ नहीं तो मेरा कलाम ही एक दफ़ा कलीम के कलाम के साथ तौल लिया जाए। फिर गालिब ने एक जगह लिखा है कि जिस बहर में कोई इस्म या लफ्ज़ ना आ सके उसकी तदबीर खाकानी फिरदौसी से भी ना होगी। किससे खाकानी और फिरदौसी से भी ना होगी। मैं क्या करूँगा तुम्हारा नाम आ सकता है, लेकिन अलिफ दबता रहता है। खुदा के वास्ते उसकी तदबीर सरूर साहब से पूछना। फिर है मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में 2 अदबी मारके हुए, एक इलाहाबाद में दूसरा कलकत्ता में। अदबी मारके हुए कहाँ पे हुए, तो एक इलाहाबाद में और दूसरा कलकत्ता में। गालिब को तकरीबन 50 बरस की उम्र में दिल्ली कॉलेज के उस्ताद की हैसियत से वहाँ तालीम देने की पेशकश की गई थी। गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को दारुस सुरूर के नाम से याद किया है। अलकाब व खिताबात। उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग का खिताब 1266 हिजरी मुताबिक 1849 में अता किया था और ख़ानदान तैमूर की तारीख़ी नवेसी की खिदमत पर 50 रुपये माहवार के मामूर किया था। ज़ौक़ का इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुश्शोरा का खिताब मिला। किसके इंतकाल के बाद, तो ज़ौक़ के इंतकाल के बाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अगला देखिएगा, गालिब के शागिर्द कौन कौन हैं, तो देखिएगा मीर मेहंदी मजरूह हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, यूसुफ़ अली ख़ां वाली हैं, बहादुर शाह ज़फ़र हैं, नवाब ज़ियाउद्दीन ख़ां नौदरख्शां हैं, मुंशी हर गोपाल तुफ्ता हैं, नवाब अलाउद्दीन ख़ां अलवी हैं, ज़की हैं, अज़ीज़ हैं, मुश्ताक हैं, जौहर हैं और मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग सालिक हैं। गालिब के बारे में मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात। फिर गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है, तो गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा। वेरी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पेचोखम का एहसास और आने वाले दौर के किरणें सभी कुछ मौजूद हैं, यह आल अहमद सुरूर ने कहा है। गालिब को निशात का शायर मुमताज़ हुसैन ने करार दिया है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन ख़ां ने कहा है। गालिब को ख़ुद भी एहसास था कि वो अंदलीब गुलशन नाआफरीदा हैं। फिर अकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया है। किससे किया है, गोयटे से किया है। गालिब के कलाम को जलवा सदरे रंग सुरूर ने कहा है। जलवे सदरे रंग, ये किसने कहा है, जलवे सदरंग, ये सुरूर ने कहा है। उसके बाद दीवाने गालिब का हर मिसरा तार रुबाब नज़र आता है। अब्दुल रहमान बिजनौरी। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक है वैद मुक़द्दस, दूसरी है दीवाने गालिब, जिसे अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा है। गालिब के तसर्रुफ़ से गज़ल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफ़क़ दिया है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं। उसके बाद है गालिब ने गज़ल की तकदीर दरियाफ़्त की और गज़ल को ऐसी फ़िज़ाओं से आशना किया जहाँ उर्दू के तमाम मुमकिनात शेरी व शायरी के बरगो बार लाने के लिए सामान और सहूलतें फ़राहम हैं, ये रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा, ये मीर तकी मीर ने कहा है।
اس کے بعد ہے مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے. کیا ہے؟ شاعری موسیقی ہے اور موسیقی کیا ہے؟ شاعری ہے. یہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے. اس کے بعد غالب کے قصر شاہی کی بنیاد جدت ترازی پر ہے. اس جدت ترازی میں جدت تخیل، جدت استعارات، جدت تشبیہات، جدت محاکات اور جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں. آل احمد سرور نے کہا ہے. نیکسٹ ہے غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی، میر درد کی روایت میں تازہ گوئی، ناسخ کی خصوصیات، مضمون آفرینی و طلاسمات سے اپنا منفرد رنگ و سخن ایجاد کر کے اپنے حیات و کائنات سے ملا دیا ہے. یہ جمیل جالبی کا کہنا ہے. اب دیوان غالب مطبوعہ غالب انسٹیٹیوٹ سے ردیف الف، را، نون اور یا بڑیا کو دیکھنا ہے کہ ابتدائی 5 غزلیں دیکھنا ہے. تو آج ہم لوگ دیکھیں گے ردیف الف کے بارے میں. تو ردیف الف میں دیکھیے گا یہاں پہ نقش فریادی ہے کس کی؟ شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اب دیکھیے یہاں پہ تصویر اور تحریر، شوقی کو ہم کاٹیں گے. دیکھیے یہاں پہ تحریر کا، یہاں پہ تصویر کا. تو یہ تحریر اور تصویر جو ہے یہ قافیہ ہے اور کا جو ہے وہ ردیف ہے. کاوی کاوی سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو ہے شیر کا. تو یہاں پہ دیکھیے شیر ہے نا، تو یہ تصویر کا جو قافیہ ہے اور کا جو ہے یہ تو ردیف ہے. اس کے بعد دیکھیے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. ٹھیک ہے، تو یہ شمشیر کا جو ہے شمشیر یہاں پہ قافیہ ہے اور کا جو ہے یہاں پہ ردیف ہے. پھر ہے آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. کیا ہے؟ یہاں پہ تقریر اور یہاں پہ کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تقریر جو ہے وہ قافیہ اور کا جو ہے وہ ردیف ہے. بس کی ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلق میری زنجیر کا. تو یہاں پہ زنجیر اور کا، تو زنجیر جو ہے وہ قافیہ ہے اور کا جو ہے وہ ردیف ہے. جراحت تحفہ الماس ارمگاں داغے جگر ہدیہ، جراحت تحفہ الماس ارمگاں داغے جگر ہدیہ، اور مبارک باد اسد غمخوار جانے درد مند آیا. اس کے بعد اگلا ہے زرکیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا. پھر ہے آشفتگی نے نقص سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا نا. تو دودھ اور حسود جو ہے وہ ایک دوسرے کے قافیے ہیں اور تھا جو ہے وہ ردیف ہے. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. اب یہاں پہ دیکھیے سود جو ہے وہ قافیہ ہے اور تھا جو ہے وہ ردیف ہے. لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہیں کی رفت گیا اور بود تھا. یہاں پہ دیکھیے بود اور تھا، تو بود یہاں پہ قافیہ ہوا اور تھا جو ہے ردیف ہوا. ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. وجود یہاں پہ قافیہ ہے اور تھا جو یہاں پہ وہ ردیف ہے. اس کے بعد ہے تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشت خمار رسوم قیود تھا. تو یہاں پہ قیود اور تھا، تو قیود جو ہے وہ آپ کا قافیہ ہوا اور تھا جو ہے وہ ردیف ہے. کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کی غم کیجیے ہم نے مدعا پایا. تو یہاں پہ دیکھیے پایا یہ تو آپ کا یہ ہو گیا ردیف ہو گیا، اور پڑا اور مدعا جو ہے وہ آپ کا قافیہ ہو گیا. اگلا دیکھیے گا عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا. یہاں پہ دیکھیے مزہ، یہاں پہ مزہ اور پایا، اور اس والی لائن میں بھی ہے آپ کا دوا اور پایا. تو یہاں پہ جو مزہ اور دوا ہے وہ قافیہ ہے اور پایا جو ہے وہ ردیف ہے. ردیف بار بار دہرایا جاتا ہے اور قافیہ جو ہوتا ہے وہ وزن اس کا برابر ہوتا ہے، لیکن الفاظ دہرایا نہیں جاتا ہے، بلکہ
उसी के वज़न में होगा। ठीक है। दोस्त दार दुश्मन है एतमादे दिल मालूम, आह बे असर देखी नाले नारसा पाया। अब नारसा और पाया, देखिए दवा की तरह नारसा भी, जितना वक्त दवा ले रहा है पढ़ने में उतना नारसा भी ले रहा है। फिर सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुरत आज़मा पाया। तो आज़मा, दवा आज़मा, देखिए दोनों में बोलने में जो टाइम लग रहा है ना वो सेम सेम लग रहा है। तो ये जो होता है हम वज़न होता है ना, इसका जो बोलने का होता है तो वो वज़न में बराबर होगा, और जो ये रदीफ़ होता है वो एकदम सेम हूँ बहू वही चीज़ें होती हैं। फिर हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर, यानी हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। ठीक है। उसके बाद गुंच फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खो किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। उसके बाद देखिए, शोरपंद नासिख ने ज़ख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे हमने क्या मज़ा पाया। उसके बाद अगला देखिएगा, दिल मेरा सोज़े नेहा से बेमुहाबा जल गया, दिल मेरा सोज़े नेहा से बेमुहाबा जल गया और आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया। अब देखिए यहाँ पे मुहाबा और गोया ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी हैं, और जल गया ये रदीफ़ है। दिल में ज़ौक़े वस्ल यादें यार तक बाकी नहीं, आग उस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। मतलब जो था, है ना, गोया जो था तो वो जल गया। मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बा रहा, मेरी आहे आतिशें से बाल उनका जल गया। मतलब अनका, ठीक है, गोया जो था उनका, ये सारे क्या हैं, काफ़ियाँ, और जल गया ये तो आपका रदीफ़ है। नेक्स्ट है, अर्ज़ कीजिए जौहर अंदेश है कि गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आता था वहशत का कि सहरा जल गया, सहरा और जल गया। दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, उस चिरागा का करूं क्या काफिर फरमा जल गया, फरमा और जल गया। फरमा तो काफिया हुआ, जल गया रदीफ़ हुआ। मैं हूँ और अफसरदगी की आरज़ू गालिब की के दिल देख कर तर्ज़े तपाक अहले दुनिया जल गया। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पांचवी गज़ल अब देखेंगे इनकी। शौक़ हर रंग रकीबे सरो सामा निकला, शौक़ हर रंग रकीबे सरो सामा निकला, कैसे तस्वीर के पर्दे में भी उरियाँ निकला, है ना, सामा और उरियाँ। देखिए इसमें भी नून गुन्ना आ रहा है, इसमें भी नून गुन्ना आ रहा है, तो इस तरह से भी पकड़ा जा सकता है काफिया। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए मीम अलिफ है, यहाँ पे या अलिफ है, उरियाँ। ठीक है। तो इस तरह से ये काफिया और निकला निकला जो है वो आपका रदीफ़ हुआ। ज़ख्म ने दाद न दी तनगी दिल के यारब, तीर भी सीने बिस्मिल से पर अफशा निकला। फिर बोए गुल नाले दिल दूध चिराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। दिले हसरत ज़दा था मायदा लज्जत दर्द, काम यारों का बाक़द्रे लहज़ो दंदा निकला। है नो आमोज़ फ़ना हिम्मत दुश्वार पसंद, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। दिल में फिर गरिए ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा न निकला था सो तूफ़ान निकला। उसके बाद हम लोग रदीफ़ रा, लेकिन इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम लोग जो देखे हैं वो रदीफ़ अलिफ़ को देखे हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही हैं या फिर कुछ और ऐड करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।